Hello everyone, I hope you all are doing good and welcome back to another video where I'll be discussing about effective revision techniques for NEET 2025. As you all know, NEET 2025 को अब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं और अभी आपको अपना रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए। जिस पेज पे आपका सिलेबस चल रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रिवीजन टेक्निक्स बताने वाली हूँ विच विल हेल्प यू टू रिवाइज द सिलेबस जितना जल्दी हो सके और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी इससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो यू फॉल इन वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। या तो आपका 11th आप अभी 12th ग्रेड में हैं और अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं एंड यू हैव नॉट स्टडीड 11th इतना अच्छे से, बेसिकली आपकी 11th इतनी अच्छी नहीं है अभी तक के लिए। सेकेंड कैटेगरी हो सकती है आप ड्रॉप ईयर में हो, आपका अब यू हैव गिवन 1 more year टू प्रिपेयर फॉर नीट, यू हैव टेकन अ गैप ईयर एंड उसमें भी देर आर एक्चुअली 2 कैटेगरीज। सबसे पहला तो यू स्टार्टिंग फ्रेश की अभी तक आपने इतना ध्यान नहीं दिया था, यू वर नॉट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड टू थिंक यार अब तो सिर्फ 6 महीने बचे और अभी मेरे को करना ही पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो देन दिस वन कैटेगरी ऑफ दिस सॉर्ट एंड अनदर वन इज आपके अराउंड 600 to 650 मार्क्स थे इस साल एंड यू वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अ कॉलेज बट अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट, या फिर आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। सो दिस इज सेकेंड कैटेगरी। देन थर्ड कम्स सब ठीक चल रहा है, आपका 12th में हो, आप अभी 11th भी अच्छा हो रखा है, 12th भी जितनी चल रही है ठीक चल रही है और आपको बस कुछ रिवीजन ऐसे मेथड्स चाहिए कि यार मुझे पढ़ना है कुछ ऐसे रिवाइज करने के लिए, या फिर मैं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूँ, या फिर रिवीजन करने के लिए जो मटेरियल होता है वो मैं अभी से अक्यूमुलेट करना चालू करूँ या क्या करूँ। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। 11th अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आई ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट, आपको अभी क्या करना चाहिए, यू कैन गो वॉच दैट। अगर आपका और इफ़ यू फॉल इन द सेकेंड कैटेगरी, द ड्रॉप ईयर वाली कैटेगरी, यू कैन गो बैक एंड वॉच माई 7th month स्ट्रैटेजी वाला वीडियो। आपको वो देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, दैट वीडियो टोटली फोकसेस ऑन दिस कैटेगरी कि आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है, वेदर यू आर स्टार्टिंग फ्रेश और वेदर यू स्कोर्ड 600 to 650 रेंज में। दैट वीडियो टोटली फोकसेज ऑन दैट एस्पेक्ट। 11th बर्बाद वाली वीडियो आप देख लीजिए इफ़ योर 11th इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जिनका सब कुछ अब तक अच्छा चल चुका है या फिर जिनको रिविजन टेक्निक्स के लिए और थोड़ी हेल्प चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, व्हेन इट कम्स टू रिविजन, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ आई टेल यू सब्जेक्ट वाइज कि आपको एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज अगर शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं तो वो आप कैसे बनाओगे। बायोलॉजी में एवरीवन नोज एनसीईआरटी इज़ दी भागवत गीता और दी बाइबल। जितना हो सकता है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है उसकी। एनसीईआरटी के आप नोट्स बनाइए, अगर हो सकता है क्या वही करना है आपको, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाना। आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। मैंने क्या करा था, एनसीईआरटी के नोट्स बनाते वक्त आई यूज्ड टू राइट देम इन सच स्मॉल हैंडराइटिंग कि मेरा वो एक चैप्टर 2 या 3 पेजेस में आ जाता था। सो व्हेन आई गो बैक टू इट और फिर मैं अगर रिवाइज करने का वापस सोचूं तो वो देख के ही मेरा लोड कम हो जाता था कि यार 2-3 पेज का ही तो चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। उसको इतना छोटा लिखो, एक लाइन में 2-2, 3-3 लाइन लिखने का ट्राई करो और उसको पूरे एनसीईआरटी के एक चैप्टर को 2 या 3 पेज में ख़त्म करने की कोशिश करो। तो इससे काफ़ी क्रिस्प नोट्स, तो क्या कहूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी उसके आपके एक नोटबुक में आ जाएगी एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ट्रस्ट मी, ये एंड मोमेंट तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले डेफिनेटली आप एनसीईआरटी पढ़ने तो नहीं बैठोगे ना। यू शुड हैव सम मटीरियल जिसको आप एक दिन पहले देख सको। सो दैट नोटबुक इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर गो टू मटीरियल, कि एनसीईआरटी रिवाइज करने तो आई गो स्टडी दैट। सो बायोलॉजी में आप ये कर सकते हो, वाइल रीडिंग ओनली यू कैन मेक दोज नोट्स, और जितना टाइम मिले आप वापस उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट कम्स फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में यू कैन मेक फॉर्मूला शीट्स, इफ़ इट हेल्प्स यू। वैसे तो कॉन्सेप्ट इतना समझने जैसा कुछ होता नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू चैप्टर्स, बट अगर आपको हेल्पफुल लगता है फॉर्मूला शीट्स है तो प्लीज़ गो अहेड विद दैट। चैप्टर वाइज आप अपने फॉर्मूला शीट्स बना सकते हैं और फ्रॉम वन ईच टॉपिक यू कैन राइट एमसीक्यू, ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जैसे कुछ होते होंगे वाइल यू आर सॉल्विंग दी मॉड्यूल या फिर डीपीपीज या ऐसा कुछ, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं कि यार इस एक एमसीक्यू से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, तो आप उन एमसीक्यूज को मार्क करके रख सकते हैं। सो दैट दोज एमसीक्यूज कैन बिकम योर रिवाइज करने के टाइम पे आपको सिर्फ वो एमसीक्यू सॉल्व करना और आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा या फिर पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। यू कैन डू दैट इन फिजिकल केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ क्वाइट सिमिलर टू बायोलॉजी। इसमें NCERT के पूरे तो नोट्स मतलब बनाना बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएगा और आई थिंक नेसेसरी भी नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़, इसमें आप एक्सेप्शन जो होते हैं ना ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में, उन एक्सेप्शन के आप नोट्स अलग से बना सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शन ही क्वेश्चंस में आते हैं। S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, ऐसे इन ट्रेंड्स में जो एक्सेप्शंस होते हैं ना उनके नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको। और दूसरा, ट्रेंड्स की जो टेबल होती है हर चैप्टर में दी होती है, वो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D and F ब्लॉक, हर मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ट्रेंड्स की जो टेबल होती है उन टेबल्स को आप रिवाइज कीजिए बार बार। एंड थर्ड पॉइंट एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि यूजेस ऑफ कंपाउंड, ये मतलब काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन में आता रहता है। यूजेस ऑफ कंपाउंड, इट हैड कम फ्रॉम S ब्लॉक ड्यूरिंग आवर टाइम, हमारे टाइम में S ब्लॉक के चैप्टर से आया था। यूजेस ऑफ आई थिंक कैल्शियम या मैग्नीशियम ऐसा कुछ उसमें से आया था। तो उन जो यूजेस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं उनके आप अलग से ऐसे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करके उनकी आप अलग से एक नोट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको बार बार NCERT नहीं पढ़नी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक काफ़ी डिफिकल्ट होता है रिविजन करना। सो या दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन फोकस ऑन बेसिकली। नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं रिविजन का कहूँ तो वो होंगे उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस जो हर एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर जो दिए होते हैं, दोज आर दी बेस्ट रिविजन ऐसे टेक्निक सच कहूँ तो हर एक चैप्टर को रिवाइज करने की। बट उसके अलावा इफ़ यू वांट तो आप ऑल द रिएक्शंस एट वन प्लेस, यू कैन राइट ऑल द रिएक्शंस एट वन प्लेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का अगर चैप्टर है तो उसमें आप प्रिपरेशन के रिएक्शंस एक जगह लिख लीजिए, उसके केमिकल रिएक्शंस एक जगह लिख लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। मैकेनिज्म में नहीं जाना है, मैकेनिज्म NCERT में ऑलरेडी है, हमें यहाँ पे रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना है, तो उसके लिए आप वो सारे रिएक्शंस एक जगह लिख सकते हैं एंड नेम रिएक्शंस आप एक जगह लिख सकते हैं। बट अगेन बेस्ट मेथड अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने का कुछ है तो वो तो वही है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वहीं से आता है बार बार पेपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिक्स में मतलब मैं तो कहूँगी क्लास नोट्स ही थरली कर लो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। इफ़ यू स्टडी क्लास नोट्स फिजिक्स के इतने अच्छे से तो आपका इतना हर एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको बार बार अलग से फॉर्मूला शीट तक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेन्युइनली क्लास नोट्स थरली पढ़ लो। बट इफ़ यू अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्मूला शीट से हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ गो हेड, इफ़ इट हेल्प्स यू प्लीज़ गो हेड। बट फिजिक्स में तो एक ही तरीका होता है एंड दैट इज स्टडी और क्लास नोट्स थरली, दैट्स ऑल। सेकेंड टॉपिक आफ्टर शॉर्ट नोट्स के बाद आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। आपने मॉक टेस्ट दे दिए, इतने सारे दे दिए, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 दे रहे हो, बट अगर आपने उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया अच्छे से तो वो आपका मॉक टेस्ट कुछ भी काम का नहीं होगा। ट्रस्ट में मॉक टेस्ट देने का पूरा एक इफेक्टिव वो तभी होता है जब आप उसका एनालिसिस करते हो और आपको पता चलता है कि आपने गलतियां कहाँ करी हैं। यू हैव ऑलरेडी गिवन सो मेनी मॉक टेस्ट बट यू डोंट नो वेयर आर गोइंग रॉन्ग, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट अगेन एंड अगेन, राइट? या सो ठीक है, दीजिए आप मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं, बट उनको एनालाइज करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट और एक्चुअली वे मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ हाउ कैन यू डू दैट? प्रॉपर एनालिसिस क्या होगा? आपने एग्ज़ाम दिया वो 3 घंटे और 20 मिनट का, आप घर आए, घर आके आपको एक नोटबुक में लेके अलग से वो पेपर पूरा सॉल्व करना है इन डिटेल, एवरीथिंग, राइट डाउन एवरीथिंग की मतलब अगर एक ऑप्शन सही है और 3 गलत है तो वो 3 क्यों गलत है, उतना डिटेल में आपको वो पूरा एनालिसिस करके एक नोटबुक बनानी है। हर एक पेपर जब आप सॉल्व करते हो घर पे आके, इफ़ यू डू दैट, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मटेरियल यू आर अक्यूमुलेटिंग फॉर द रिविजन। आपने अगर 30 पेपर भी ऐसे फुल लेंथ दे दिए तो मतलब आप देखो आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें, इफ़ यू आर राइटिंग व्हाई ऑल द अदर 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड द ओनली वन इज करेक्ट। अब घर पे आओगे, आपने सॉल्व किया पेपर, आपको तभी पता चल जाएगा कि आपने कितने गलत किए हैं या फिर आपसे एग्जाम में कितने नहीं हुए थे, घर पे आके हो गए। आपको पूरा उसका एनालिसिस घर पे आते ही हो जाएगा। नाउ यू विल रियलाइज कि आपसे गलतियां हुई हैं एंड देन यू विल थिंक कि वो गलती क्यों हुई। वॉज इट अ सिली मिस्टेक, वॉज इट अ कंसेप्चुअल मिस्टेक, वॉज इट बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड NCERT प्रॉपर्ली, या फिर मुझे आता था फिर भी वो गलत हुई। वो गलतियों को आपको कैटेगराइज करना है। सिली मिस्टेक्स कुल मिला के आपकी 0 हो जानी चाहिए, दैट शुड बी योर ओनली टारगेट। सिली मिस्टेक 0 हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे आता था फिर भी मैंने गलत किया, वो गलती बहुत ज़्यादा चुभती है, वो एंड तक चुभती ही रहती है।
प्लीज़ जितना नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई वो सिली मिस्टेक क्यों हो रही है. वॉज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मैं डरा हुआ था, आई वॉज पैनिक्ड. फाइंड आउट एंड प्लीज़ रिड्यूस दैट टू ज़ीरो. कंसेप्चुअल मिस्टेक क्यों नहीं पढ़ा था आपने, पढ़ा नहीं था, पढ़ा था फिर भी नहीं याद आया कुछ, तो जस्ट गो ट्राई फाइंड आउट द रूट, द रूट तक जाके उसका आपको हल निकालना पड़ेगा. तो you come back home, you analyze the paper, you see what mistakes you have done, and वो mistakes को आपको अलग से highlight करके रखना है, ताकि next time जब उसी syllabus में आपका exam हो, suppose motion in a straight line का question मैंने गलत किया, तो next time अगर motion in a straight line का कोई paper आ रहा है या फिर वो कोई syllabus में है कोई test में, तो I'll go back to the same, I'll go back to the previous test and I'll see what mistakes I've committed in the chapter, and that should not be repeated, right? So yeah, that's how मॉक टेस्ट एनालिसिस कैन हेल्प यू रिवाइज इफेक्टिवली. बट फॉर दैट आपको एक वो नोटबुक बनानी पड़ेगी और वापस आके आपको एटलीस्ट 2 घंटे तो उस पेपर पे देने होंगे सॉल्व करने के लिए. आई मीन 3 hours 20 minutes आपको एग्जाम में लगे, हो सकता है घर पे आके आपको जल्दी लग जाए या फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यू माइट नॉट नो फ्यू थिंग्स और आप डिटेल में सॉल्व कर रहे हो उसको. यू विल हैव टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम ओनली टू अक्यूमुलेट दैट रिविजन मटीरियल. बट ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे जाके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जितना हो सके आप ट्राई करो कि रिवाइज करने का थ्रू क्वेश्चंस इटसेल्फ. डीपीपीज हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, बार बार करो उनको, जितनी बार हो सकता है उतनी बार करो. स्पेशली इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब उनमें तो इन दी एंड क्या क्वेश्चंस ही तो आते हैं, और क्या ही वो क्वेश्चंस होंगे जो आप पढ़ रहे हो अभी के लिए, जो सारे मॉड्यूल्स में दिए हुए वही तो क्वेश्चंस होंगे उनमें. So try and solve as many questions as possible as a part of revision. So that was all from my side. I hope you all liked the video, and please do like, share, comment and subscribe. I'll see you guys in the next one.